हेलो एवरीवन। 12वीं कक्षा भूगोल विषय में आप सभी का स्वागत है। हमारी पुस्तक चल रही थी फंडामेंट्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, मानव भूगोल के मूल सिद्धांत। ये हमारा 5th चैप्टर है। 5th चैप्टर में हमारा चैप्टर चल रहा था प्राइमरी एक्टिविटीज़, प्राथमिक क्रियाएं। तो ये इसका 3rd पार्ट है। तो चलिए हम चलते हैं सीधा टॉपिक के ऊपर। इससे पहले हम आर्थिक क्रियाकलापों के बारे में, आर्थिक क्रियाकलापों के प्रकारों के बारे में, प्राथमिक क्रियाकलाप में हम अखेट और भोजन संग्रहण, पशुचारण, जलवासी पशुचारण, इन सब के बारे में पढ़ चुके हैं। अब जो हमारा पढ़ने वाला टॉपिक है आज का है वो है वाणिज्य पशुधन पालन, कमर्शियल लाइव स्टॉक रेयरिंग। तो ये टॉपिक को हम पढ़ने वाले हैं। देन उसके बाद हम कृषि को पढ़ेंगे, कृषि को लेकर चलेंगे। इन सब टॉपिक्स को हम पढ़ेंगे या कुछ इसमें से पढ़ चुके हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा वाणिज्य पशुधन पालन। तो 15-20 मिनट की वीडियो में जितने टॉपिक कवर हो पाए हम करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम चलते हैं सीधा टॉपिक के ऊपर। तो अगर हम आधुनिक पशुपालन की तकनीक की बात करें तो मनुष्य के आर्थिक और तकनीकी विकास के माध्यम से मनुष्य ने काफ़ी उन्नति कर ली है। तो उसी के तहत जो पशुचारण प्राचीन आर्थिक क्रिया थी, उनका आधुनिक रूप वाणिज्य पशुधन पालन कहलाता है। इसमें बहुत अधिक पूंजी का निवेश किया जाता है और वैज्ञानिक ढंग से पशुओं को पाला जाता है, जिससे पशुओं से मांस, दूध, ऊन, खाल, ये कॉमन पदार्थ जो है प्राप्त किए जाते हैं। और पशुओं को एक निश्चित पशु फार्म में पाला जाता है, जिसे वाणिज्य पशुधन पालन कहा जाता है या कमर्शियल लाइव स्टॉक रेयरिंग कहा जाता है। तो इस तरीके से एक जो है फार्म हाउस है जिसमें जो है भिन्न प्रकार के पशुओं को पाला जाता है, यहीं उनकी फीडिंग की जाती है, यहीं पर उनको पाला जाता है। तो इसी क्रिया को हम कहते हैं वाणिज्य पशुधन पालन या व्यापारिक पशुपालन। आगे अगर हम इनकी विशेषताओं की बात करें तो ज्ञान और विज्ञान की प्रौद्योगिकी के बाद मानव ने पशुपालन में आधुनिकीकरण किया है। तो पशुपालन व्यवसाय में भी काफ़ी ज़्यादा वृद्धि की गई है मानव की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए। तो जिसके लिए नए नए तरीके से बड़े बड़े हमने फार्म बनाए हैं। उन फार्मों में एक व्यापारिक तरीके से, एक व्यवस्थित ढंग से पशुओं को पाला जाता है। तो ये इसकी सबसे पहली विशेषता है और इसमें अधिक व्यवस्थित और पूंजी प्रधान व्यवसाय है। काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पूंजी का इन्वेस्टमेंट किया जाता है, निवेश किया जाता है। और ये पश्चिमी सभ्यता से काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, प्रभावित है, जिसमें एक स्थायी फार्म बनाया जाता है और इस स्थायी विशाल फार्म को हम रेंच का नाम देते हैं। तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, रेंच क्या होते हैं? तो वो फार्म जिसके ऊपर पशुओं को पाला जाता है रेंच कहलाता है, जैसे कि इस फोटो में दिखा रखा है, इस पिक में दिखा रखा है। तो इसमें जो है पशुओं को खुला छोड़ दिया जाता है, बांधा नहीं जाता, और छोटी छोटी इकाइयों में इन रेंचेस को विभाजित कर दिया जाता है और उसमें पशुओं को चराई के लिए खुला छोड़ दिया जाता है। एक रेंच की चराई पूरी होने के बाद दूसरे रेंच में पशुओं को छोड़ दिया जाता है। तो इस तरीके से पशुओं को पाला जाता है। पशुओं की संख्या चारागाह की वहन क्षमता के अनुसार रखी जाती है। जितने जितने उस रेंच में पशु जो है चराए जा सकते हैं, उसी अनुपात में वहाँ पर पशु छोड़े जाएंगे। तो और एक सबसे बड़ी बात, इसमें जो है केवल एक ही प्रकार के पशु पाले जाते हैं। इन पशुओं में प्रमुख भेड़, बकरी, गाय, बैल, घोड़े, भैंस आदि हो सकते हैं। आगे अगर हम बात करें इनमें, इन पशुओं को पालने के लिए विभिन्न प्रकार के वैज्ञानिक आधारों का एक व्यवस्थित तरीके से उपयोग किया जाता है। पशुओं के प्रजनन, जनांकी सुधार, बीमारियों आदि को नियंत्रित करने के लिए, अब सीधी सी बात है, पशुओं के स्वास्थ्य के ऊपर पूरा ध्यान दिया जाता है ताकि जो है पशु एक हृष्ट पुष्ट
जो है अपना जीवन व्यतीत करें और जिससे हमें एक उचित मात्रा में बढ़िया मांस, दूध या खाल प्राप्त हो सके। तो पशुओं के शारीरिक विकास के ऊपर खूब ख्याल दिया जाता है। उसमें हर तरीके से, चाहे उनकी मेडिसिन हो, चाहे उनके खाने की व्यवस्था हो, उनके पोषण स्तर का जो है जानकारी पूरी तरीके से जो फार्म का मालिक है वो रखता है। और इनसे प्राप्त जो उत्पाद है, खाल, मांस, ऊन, इनको जो है बंद डिब्बा करके विभिन्न प्रकार के इनके जो भी उत्पाद हैं उनको डिब्बा बंद करके पूरे विश्व भर में निर्यात के लिए भेज दिया जाता है। उत्पादों को ख़राब होने से बचाने के लिए रेफ्रिजरेटरों का भी इस्तेमाल किया जाता है। तो ये आधुनिकता का एक विशाल नमूना हमारे को यहाँ पर देखने को मिलता है। तो यह प्रमुख विशेषताएं थी जो आपको इस प्रकार की व्यवस्था में देखने को मिलेंगी। आगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो है पॉइंट है वो है इनका क्षेत्र। तो इस प्रकार का पशुपालन पूरे विश्व भर में शीतोष्ण कटिबंधीय मैदानों में आपको देखने को मिलेगा। प्रमुख क्षेत्र जो हैं डेनमार्क, न्यूजीलैंड, इसमें दूध के लिए जो है पशुओं को पाला जाता है। ऑस्ट्रेलिया में दूध और ऊन के लिए, संयुक्त राज्य अमेरिका में मांस और दूध के उत्पादन के लिए विशेष रूप से ये क्षेत्र जो है चिन्हित किए गए हैं। इसके अलावा विश्व भर में न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, उरुग्वे, यूरुग्वे, संयुक्त राज्य अमेरिका, ये वाणिज्य पशुधन पालन के लिए फेमस है। इसके अलावा विश्व में न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, यूरुग्वे, संयुक्त राज्य अमेरिका, डेनमार्क, स्वीडन, हॉलैंड, इन क्षेत्रों में वाणिज्य पशुपालन जो है वो किया जाता है। अब यहाँ पर दो टर्म आई है जो आपको मैं यहाँ पर बता दूँ। पहली है वाणिज्य पशुधन पालन और दूसरी है वाणिज्य पशुपालन। इनमें थोड़ा सा अंतर है। वाणिज्य पशुधन पालन से हमारा अभिप्राय है एक रेंच में या एक फार्म हाउस में बहुत सारे पशुओं को पाला जाएगा और उनके उसी स्थान पर उनके खाने पीने की व्यवस्था की जाएगी। और वाणिज्य पशुधन पालन में आप जो है पशुओं को खुला रेंच में छोड़ दोगे, एक काफ़ी बड़ा खुले आसमान में छोड़ दोगे और उन रेंचेस में पशुओं को पाला जाएगा। तो ये इनके बीच में एक अंतर है। वाणिज्य पशुधन पालन जो है ये आप एक अस्थायी रूप से आप शेड बनाओगे, उस शेड में पशुओं को रखोगे, और जबकि वाणिज्य पशुधन पालन में आप क्या करेंगे, उन पशुओं को खुला छोड़ देंगे। तो बस यही इनमें अंतर है। आगे हम बात करते हैं इनके क्षेत्र की। तो विश्व भर में इस डायग्राम में ये ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का क्षेत्र है, ये दक्षिण अफ्रीका का, और ये मध्य एशिया का, और ये दक्षिण अमेरिका का क्षेत्र, और ये यूएसए का क्षेत्र है। तो इन क्षेत्रों में इस प्रकार का पशुधन पालन किया जाता है। आगे आपके सामने चलवासी पशुचारण और वाणिज्य पशुधन पालन में अंतर आपसे पूछा जा सकता है। तो चलवासी पशुचारण ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर चारे और पानी की खोज में घूमते रहते हैं, जबकि वाणिज्य पशुधन पालन करने के लिए विशेष स्थान पर बाड़ों का उपयोग किया जाता है और वहीं पर उनके खाने पीने की वस्तुएं उपलब्ध करवाई जाती हैं। और अगर हम बात करें दूसरी विशेषता की, तो चलवासी पशुचारण प्राकृतिक रूप से पाले जाते हैं और उनकी विशेष देखभाल नहीं की जाती, जबकि वाणिज्य पशुधन पालन में आपको एक वैज्ञानिक तरीकों की सहायता से पशुओं को पाला जाता है, उनकी देखभाल की जाती है। इसी तरीके से जो थर्ड विशेषता है, चलवासी पशुचारण जीवन निर्वाह की एक प्राचीनतम आर्थिक क्रिया है, जबकि वाणिज्य जो है इनका एक आधुनिक रूप है, इनका आधुनिक व्यापारिक रूप है। तो ये इनकी तीन विशेषताएं थी जो आपको इसमें दे रखी है पीडीएफ में। आगे अगर हम बात करें कृषि की, एग्रीकल्चर की, तो जब भी एग्रीकल्चर की बात आती है तो आप खाली फसल उत्पादन को लेकर या खेत की तैयारी को लेकर इस प्रकार की बातें आपके दिमाग में कुछ आती होगी। तो कृषि से हमारा अभिप्राय है दो क्रियाएं हैं संयुक्त रूप से, एक है फसल का बोया जाना और एक है पशुपालन। दोनों क्रियाओं को अगर आप संयुक्त रूप से कर रहे हो तो उसे हम क्या कहेंगे, कृषि कहेंगे, उसे हम एग्रीकल्चर कहेंगे। अब कृषि के महत्व क्या है? तो कृषि के महत्व
सबसे पहले ये है, इसी की वजह से मनुष्य को एक स्थायी आवास जो है उसकी सुविधा प्राप्त हुई है। इससे पहले मानव जो है घुमंतु जीवन जीता था, तो खाने पीने की वस्तुओं के लिए सारा दिन जूझता रहता था। जैसे ही कृषि की डेवलपमेंट हुई तो वैसे वैसे मनुष्य एक ही स्थान के ऊपर स्थायी रूप से रहना आरंभ कर दिया। कृषि की अगर बात करें तो कृषि मानव को स्थायी जीवन देने में सक्षम रही है। इन्हीं की वजह से ही मानव ने एक स्थायी जीवन जीने का जो है उनको सुविधा प्राप्त हुई है। मानव जीवन की जो भोजन की आवश्यकता है उनका लगभग 71% कृषि के माध्यम से ही पूरा होता है, और विकासशील देशों का मुख्य व्यवसाय कृषि ही है। मशीनीकरण और अच्छी क्वालिटी के बीज, इनके और सिंचाई की सुविधाओं की वजह से कृषि का उत्पादन में लगातार वृद्धि हुई है, और जिसकी वजह से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कृषि का जो है वो शुरू हो गया है। और कृषि का बदलता हुआ स्वरूप मानव सभ्यता का जो है एक विकास का प्रतीक माना जाता है। तो इस तरीके से कृषि जो है विभिन्न कारणों से प्रभावित होती है, जैसे कि किसी क्षेत्र की भौतिक स्थिति, उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों की सामाजिक और आर्थिक दिशाएं, इन सब पर जो है कृषि कार्य जो है वो प्रभावित होता है। तो इन प्रभावों के कारण विश्व में भिन्न प्रकार की कृषि देखी जाती है। अगर हम कृषि की चर्चा करें तो कृषि भिन्न प्रकार से, जो कृषि के प्रकार हैं या कृषि की जो मुख्य प्रणालियां हैं, सबसे पहले हम बात करें निर्वाह कृषि। निर्वाह कृषि के दो रूप हैं, आदिकालीन निर्वाह कृषि और गहन निर्वाह कृषि। इसी तरीके से रोपण कृषि, विस्तृत अनाज वाणिज्य कृषि, मिश्रित कृषि, डेयरी कृषि, भूमध्य सागरीय कृषि, बाजार के लिए सब्जी एवं खेती एवं उद्यान कृषि, सहकारी कृषि और सामूहिक कृषि। तो कई प्रकार की कृषि है, लगभग 8 प्रकार की कृषि है जिनके बारे में हम आगे पढ़ते हैं। निर्वाह कृषि से हमारा अभिप्राय है इस प्रकार की कृषि जो आप खुद के गुजारे के लिए करते हो। तो खुद के गुजारे के लिए जो कृषि की जाती है, जो भी कृषि के माध्यम से उत्पाद प्राप्त होगा, तो किसान अपनी जीविका की आवश्यकता के लिए या अपनी बेसिक आवश्यकता के लिए उसको अपने पास रख लेता है। तो इस प्रकार की कृषि को निर्वाह कृषि का नाम दिया गया। खुद के गुजारे के लिए की गई कृषि को हम निर्वाह कृषि कहते हैं। तो इसमें एक ही किसान परिवार है और निम्न स्तर की जो है अ, निम्न स्तर की प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करते हुए कृषि कार्य करता है। तो इस प्रकार की कृषि छोटे छोटे जोतों पर खुद के पेट को पालन पोषण के लिए की जाती है। तो इस प्रकार से इस कृषि को हम निर्वाह कृषि कहते हैं, सब्सिडेंस एग्रीकल्चर कहा जाएगा। नेक्स्ट, इसके दो रूप हैं, आदिकालीन निर्वाह कृषि और गहन निर्वाह कृषि। देखते हैं हम आगे। आदिकालीन निर्वाह कृषि, इसकी अगर हम बात करें, प्रिमेटिव सब्सिडेंस एग्रीकल्चर, तो प्राचीन रूप से हम जो किसान थे या आदिवासी जंगलों में रहने वाले लोग थे, वो क्या करते थे, जंगलों को काटकर और या उस क्षेत्र को जलाकर उस भूमि में जो है कृषि कार्य करते थे। जब उस क्षेत्र की, मान लीजिए इस इतने क्षेत्र को हमने पहले साफ़ किया और इसमें से जो भी वेजिटेशन थी या तो उनको जला दिया या उनको काट कर साइड में कर दिया, तो ये एरिया हमने साफ़ कर लिया, यहाँ पर एग्रीकल्चर किया जाएगा। थोड़े टाइम के बाद इसकी उत्पादन क्षमता कम हो जाएगी तो साथ वाले एरिया को साफ़ कर लिया जाएगा। इस तरीके से लगातार जब यहाँ से कृषि की जाएगी तो यहाँ पर कृषि करने के बाद दोबारा से नए क्षेत्र को साफ करके कृषि कार्य किया जाएगा। तो इस तरीके से स्थान बदल बदल कर की जाने वाली कृषि की जाने लगी, जिसे हम आदिकालीन निर्वाह कृषि कहते थे। तो इस कृषि को जो है स्थानांतरित कृषि, झूमिंग कृषि, इस प्रकार भिन्न प्रकार के नामों से जानी जाती है। तो इस प्रकार की कृषि को स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी कहा जाता है, या इसे हम कहेंगे
आदिकालीन निर्वाह कृषि, स्थानांतरित कृषि स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। तो भिन्न क्षेत्रों में जैसे कि ये नाम आपसे आ सकता है, झूमिंग कृषि भारत में कहाँ की जाती है, तो भारत के जो उत्तरी पूर्वी राज्य हैं उनमें इस प्रकार की कृषि की जाती है, उसे झूमिंग कृषि कहा जाता है। इसी तरीके से मध्य अमेरिका और मैक्सिको में इसका नाम मिल्पा है। मलेशिया और इंडोनेशिया में से लदांग कहते हैं। तो ये आपसे नाम पूछे जा सकते हैं जो एक प्रकार से स्थानांतरित कृषि की के ही है, या इसे हम कहें आदिकालीन निर्वाह कृषि के हैं, प्रिमिटिव सब्सिडेंस एग्रीकल्चर। अगर हम इनके क्षेत्रों की बात करें, कालीन निर्वाह कृषि अथवा स्थानांतरित कृषि उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में की जाती है और ये काफ़ी प्राचीन समय से की जा रही है, की जाने वाली कृषि है। यह अभी वर्तमान में अफ्रीका, दक्षिणी और मध्य अमेरिका, उष्णकटिबंधीय भाग जो हैं और दक्षिणी पूर्वी एशिया में इस प्रकार की कृषि आप भी देखने को मिलती है। आगे है गहन निर्वाह कृषि, इंटेंसिव सब्सिडेंस एग्रीकल्चर। तो एक ही खेत में स्थायी रूप से कृषि की जाती है और भिन्न प्रकार की आधुनिक तकनीकों के माध्यम से उस भूमि का उपजाऊपन बनाए रखा जाता है और इस प्रकार की कृषि को हम गहन निर्वाह कृषि कहते हैं। और निश्चित रूप से ये एक ही खेत में स्थायी रूप से कृषि की जाती है और इसी वजह से जो है जो मानसून एशिया है उसमें जो है लोग ज़्यादा रहते हैं। इन क्षेत्रों में इस प्रकार की गहन निर्वाह कृषि की जाती है। इस कृषि में प्रमुख विशेषता ये है, खुद के गुजारे के साथ साथ जो उनकी आवश्यकता से अधिक प्रोडक्ट होता है उनको मार्केट में बेचकर पैसा प्राप्त किया जाता है। तो इसीलिए एक ही खेत में जनसंख्या अधिक होने की वजह से उसी खेत में एक सघन तरीके से कृषि की जाती है। सघन कृषि का ही रूप है, क्या कहलाता है, गहन निर्वाह कृषि कहलाता है। आगे अगर हम बात करें तो गहन निर्वाह कृषि के दो भाग हैं, दो पार्ट हैं। एक है चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि, ये वो क्षेत्र है जहाँ पर प्रमुख फसल चावल है। और एक है चावल रहित गहन निर्वाह कृषि, ये वो क्षेत्र है जहाँ पर प्रमुख फसल गेहूँ है, वीट है। तो चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि में खेतों का आकार छोटा है, जनसंख्या यहाँ पर ज़्यादा रहती है तो खेतों का आकार छोटा होगा। पूरा परिवार जो है एक ही खेत में काम करेगा और ज़्यादा मात्रा में ये मानव श्रमिक के माध्यम से ही यहाँ पर जो है खेती की जाती है। खेत की उर्वरकता को, उपजाऊपन को बनाए रखने के लिए पशुओं के गोबर की हरी खाद इनका उपयोग किया जाता है। इस क्षेत्र में कृषि में प्रति इकाई उत्पादन अधिक होता है क्योंकि यहाँ पर जो है गहन श्रमिक के माध्यम से ये उत्पादन जो है ज़्यादा प्राप्त किया जाता है। लेकिन प्रति कृषक उत्पादन कम होता है, लोग ज़्यादा हैं तो जिसकी वजह से जो प्रोडक्शन है वो बढ़ जाती है और प्रति कृषक उत्पादन कम देखने को मिलेगा। और इस प्रकार की कृषि आपको भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, इंडोनेशिया, कंबोडिया, थाईलैंड, दक्षिण एवं मध्य चीन में देखने को मिलेगी और इन क्षेत्रों में 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। आगे अगर हम बात करें चावल रहित गहन निर्वाह कृषि, तो जिन क्षेत्रों की प्रमुख फसल गेहूं है उन क्षेत्रों में चावल रहित गहन निर्वाह कृषि की जाती है या चावल के अलावा अन्य कोई फसल जो है प्रमुख रूप से उगाई जाती है, तो इस प्रकार के क्षेत्र को हम चावल रहित गहन निर्वाह कृषि कहेंगे। इन क्षेत्रों में जनसंख्या कम है जिसकी वजह से खेतों का आकार ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा, बड़ा में देखने को मिलेगा। मानसून एशिया के अनेक भागों में उचावत जलवायु, मृदा और अन्य भौगोलिक कारकों की भिन्नता के कारण धान की फसल उगाना जो है वो संभव नहीं हो पाता और इन क्षेत्रों में आधुनिक यंत्रों का उपयोग करके बड़े खेतों का आकार बड़ा है तो जिसकी वजह से आधुनिक यंत्रों का भी इस्तेमाल ये लोग करते हैं। इन प्रकार की कृषि जो है उत्तरी मध्य और पश्चिमी भारत में, उत्तरी चीन, पाकिस्तान, कोरिया इन क्षेत्रों में की जाती है। इसके अलावा इन क्षेत्रों में 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। भारत में सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्रा के मैदान में गेहूं की फसल जो है, ब्रह्मपुत्रा के मैदान में तो नहीं, सिंधु और गंगा के मैदान की अगर हम बात करें कि पश्चिमी भागों में गेहूं की फसल जो है प्रमुख रूप से बोई जाती है। इसके अलावा इन क्षेत्रों में ज्वार और बाजरा भी प्रमुख रूप से उगाया जाता है। अधिकतर ये लोग कृषि में जो है चावल की कृषि इन क्षेत्रों में की जाती है, लेकिन सिंचाई के माध्यम से भी इन क्षेत्रों में
की अधिकतर विशेषता वो है ही है जो चावल प्रधान कृषि में है। अंतर सिर्फ इतना है, इनमें सिंचाई व्यवस्था दुरुस्त है, सिंचाई व्यवस्था अच्छे से उपलब्ध हो जाती है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक खुश रहिए, पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए।